चले बच्चों, ये सवाल मैंने आपको दिया था। ये सवाल हमारे पास एनालिटिकल प्रोसीजर से है। और एनालिटिकल प्रोसीजर एक इंपॉर्टेंट एरिया है, सही है। आई कैप कैश में भी इसको बहुत बार पूछ रहा है। सी फैप में रिस्क का जो सवाल होता है उसमें वो अक्सर इस सवाल को रिस्क के साथ पूछ रहा होता है। अलग से इसके ऊपर कोई सवाल नहीं बनाया। ये जो हमारे पास सवाल है, ये सवाल हमारे पास समर 2016 से है। ये जो हमारे पास सवाल है प्यारे बच्चों, ये आई कैप का सवाल है। ये सवाल हमारे पास आई कैप का है। और आई कैप का ये समर आई कैप का ये समर 2016 है, सही है। इस सवाल की अगर आप रिक्वायरमेंट देखेंगे तो सवाल की रिक्वायरमेंट है, कमेंट ऑन द एनालिटिकल रिव्यू परफॉर्म बाय द ऑडिट टीम एंड स्पेसिफाई विच एक्सप्लेनेशन इन द एनालिटिकल रिव्यू सीम्स अनरीजनेबल और इनकम्प्लीट। तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। और फाइनेंशियल्स में हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास डेटा दिया हुआ क्या है और इस डेटा से रिलेटेड हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं। For example, you are the engagement manager of Salim Electronic Limited. SEL is engaged in the manufacturing and selling of electronic appliances, including air conditioners, washing machines, refrigerator, electric lights, and bulbs. The results of analytical review carried out by your team based on the draft FS are summarized below. इसने आपको 2014 की पीएनएल दिया हुआ है, 2015 का पीएनएल दिया हुआ है, बैलेंस शीट 14 की दी हुई है, बैलेंस शीट 15 की दी हुई है आपको, और हर उसके साथ कोई ना कोई इसने नोट या कमेंट दिया हुआ है। ये सवाल मैंने कल लास्ट क्लास में आपको भिजवाया था, ताकि इसको आप एक बार खुद से पढ़ लें। सेल्स हमारे पास इंक्रीज हुई है 9% से। ठीक हो गया जी, सेल्स 9% से इंक्रीज हुई है हमारे पास। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है हमारे पास 11% से इंक्रीज हो रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारा 4% से इंक्रीज हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारे कम हुए हैं 8% से। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 15% से कम हुए हैं। अदर एक्सपेंसेस 185% से हमारे बढ़ गए। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे 19% से बढ़ रहा है। लॉसेस हमारे पास 255 मिलियन 255% से इंक्रीज कर चुके हैं। और अगर मैं नंबर्स को देखूं तो हमारे पास 85 मिलियन के करीब रेवेन्यू था, 56 मिलियन का हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स थी, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास 29 मिलियन का आ रहा था। और कुछ एक्सपेंसेस आने के बाद हमारे पास इस साल लॉसेज आ रहे हैं, सही। पिछले साल प्रॉफिट था, इस साल लॉसेज आ रहे हैं। बैलेंस शीट अगर देखूं तो मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। ऑब्वियसली बात है, अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है तो कोई ना कोई प्लांट होगा, इसके पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। रिसीवेबल मेरे पास आ रहे हैं, इन्वेंट्रीज मेरे पास आ रही है, कैश एंड बैंक मेरे पास आ रहा है। शेयर कैपिटल इस साल बढ़ा है, रिटेन अर्निंग्स है, लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज है, प्रोविजंस है। अब इन नंबर को अगर मैं गौर से देखूं ना, तो सबसे पहला काम मैंने ये करना है कि जो इतनी बड़ी बैलेंस शीट और पीएनएल सवाल में पकड़ा देता है ना आपको, आपने एक काम ये करना है, आपने एक बड़ा आसान काम करना है कि जो चीजें आपस में कोरिलेटेड है ना उसको देखना है। देखिए मैं यहाँ पे एक एक छोटी सी चीज आपको एक्सप्लेन कर दूं। हम सबको पता है एनालिटिकल प्रोसीजर से रिलेटेड हमारे पास जो आइजा है वो आइजा 520 है। ये हम सबको पता है प्यारे बच्चों। हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो आइजा 520 है। आइजा 520 बेसिकली आपसे तीन किस्म की बातें करता है। एक वो बात करता है प्लानिंग की, दूसरी वो आपसे बात करता है परफॉर्मेंस की, और वो तीसरी आपसे बात कर रहा होता है किस चीज की, रिपोर्टिंग की। ये बेसिकली तीन चीजों को हमारे पास कवर कर रहा होता है। अगर मैं प्लानिंग की बात करूं तो आइजा 520 मुझे प्लानिंग नहीं बताता। प्लानिंग मेरे पास आइजा 315 में कवर्ड है। और अगर आपको याद हो तो हम एक चीज पढ़ते थे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है, उसमें से मेरे पास एक होता था इंक्वायरी, एक होता था मेरे पास ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, और एक मेरे पास होता था एनालिटिकल प्रोसीजर। इसका मतलब है कि एनालिटिकल प्रोसीजर को मैं प्लानिंग फेज में यूज करके रिस्क को आइडेंटिफाई भी कर सकता हूं और असेस भी कर सकता हूं। मैं रिस्क को आइडेंटिफाई भी कर सकता हूं और असेस भी कर सकता हूं। ये हम सबको क्लियर है प्यारे बच्चों, यहां तक बात समझ आती है। फिर मेरे पास एक, सॉरी रिपोर्टिंग फेज नहीं, एक मेरे पास कंक्लूडिंग फेज में यूज हो रहा होता है एनालिटिकल प्रोसीजर। कंक्लूडिंग फेज में कैसे यूज हो रहा होता है कि मैं ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता हूं
और ये असेस करने की कोशिश करता हूँ कि जो मैंने ऑडिट किया है उसके हिसाब से नंबर सही बैठ भी रहे हैं कि नहीं बैठ रहे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग उसके हिसाब से नंबर सही है भी कि नहीं। अब 2 से 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम सबको पता है एनालिटिकल प्रोसीजर को हम परफॉर्मेंस स्पेस में भी यूज करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। जब भी आप एनालिटिकल प्रोसीजर को सब्सटैंटिव एनालिटिकल एज अ सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करेंगे, जब भी एनालिटिकल प्रोसीजर को आप एज अ सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करेंगे, इसलिए यूज करेंगे ताकि एज एन ऑडिटर आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकें। इसमें एक चीज समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे बच्चों, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास, हम सबको याद होगा, हम सबको याद होगा कि हमारे पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के 2 तरीके हैं। एक हमारे पास है सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स और एक हमारे पास है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। सब्सटैंटिव प्रोसीजर हमारे पास 2 किस्म के, एक है टेस्ट ऑफ डिटेल और एक है सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। जब भी सब्सटैंटिव प्रोसीजर को आप एज अ जब भी एनालिटिकल प्रोसीजर को आप एज अ सब्सटैंटिव प्रोसीजर यूज करोगे, इट विल हेल्प द ऑडिटर टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्यारे बच्चों क्या है, जब भी हम फॉर एग्जांपल, आपने ऑडिट में देखा होगा, आप फॉर एग्जांपल अगर आप ऑडिट कर रहे हैं 31 दिसंबर 2022 का, अगर आप 31 दिसंबर 2022 का ऑडिट कर रहे हैं, तो आप करते हैं क्या है, दिसंबर के महीने का पेरोल एक्सपेंस लेते हैं, 1 महीने का, सही है, 1 महीने का पेरोल एक्सपेंस लेते हैं, लेट्स से 100 रुपए है वो, सही है। उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे साल के लिए, तो आपके पास एक नंबर आ जाता है जो क्या होता है, लेट से 1200 रुपए आता है। फिर आप कहते हो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक जितनी भी एडिशंस हुई हैं उनको ऐड कर लें। जो लोग रिजाइन करके चले गए हैं उनको उनको माइनस कर दें। अगर आपने कोई इंक्रीमेंट या बोनस दिया है, अगर कोई इंक्रीमेंट या बोनस दिया है उसको ऐड कर लें। तो फिर आपके पास एक एक्सपेक्टेड अमाउंट आ जाएगी, फिर आपके पास एक एक्सपेक्टेशन आ जाएगी, एक एक्सपेक्टेड अमाउंट आ जाएगी। और उस एक्सपेक्टेड अमाउंट को आप किससे मैच करेंगे, पे रोल जो कि आपका जीएल में रिकॉर्ड हुआ होगा। और जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो कोई ना कोई डिफरेंस आ रहा होगा, और डिफरेंस विद इन थ्रेशोल्ड है कि नहीं। कितने लोगों ने ये काम करा हुआ है फर्म में? हमने ये काम करा हुआ है प्यारे बच्चों। जब आप ये काम करते हैं तो इसको कहते हैं सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक हो ये जी? अच्छा, ये बात हमेशा याद रखिएगा प्यारे बच्चों, खुदा का वास्ते इसको याद रखिएगा। आपको मैनेजमेंट एडिशंस की डिटेल देती है, इसके ऊपर आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स करते हो, और इसके ऊपर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी कर रहे होते हो, सही है ना। जो लोग छोड़ के चले गए उसके ऊपर भी आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते हो। अगर कोई इंक्रीमेंट या बोनस लगा हुआ है तो आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी करते हो और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी करते हो। फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड का अप्रूवल जब आप देखते हो तो ये आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल कहलाता है। और अगर आपने फॉर एग्जाम्पल इंक्रीमेंट और बोनस के लिए इंक्रीमेंट लेटर्स देख लिए, अगर अगर आपने इंक्रीमेंट लेटर्स देख लिए हैं, आपने बैंक स्टेटमेंट देख ली, ये आपका टेस्ट ऑफ डिटेल्स कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर हम सारे? यहाँ तक हम सारे क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चले जी, जबरदस्त। अब एक काम ये कर लेते हैं हम अब एक काम ये कर लेते हैं कि अब इस सवाल में हम आते हैं, और सवाल में वो क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कमेंट ऑन द एनालिटिकल रिव्यू परफॉर्म बाय द ऑडिट टीम। अब मुझे बताएं ये कौन से एनालिटिकल रिव्यू की बात कर रहा है प्यारे बच्चों, जल्दी से। ये आपके सामने डायग्राम है, मुझे बताइए कौन से एनालिटिकल रिव्यू की बात कर रहा है, जल्दी, छेती छेती। प्यारे बच्चों, ये जो बात कर रहा है ये एनालिटिकल रिव्यू प्लानिंग फेज की बात कर रहा है, सही है। सवाल जो आया है वो प्लानिंग फेज से आया है कि प्लानिंग फेज में एंगेजमेंट टीम ने जो, आप लोगों ने अक्सर ऑडिट फॉर्म में नाम सुना होगा, प्रिलिमिनरी एनालिटिकल रिव्यू, जिसमें आप पूरी बैलेंस शीट पैनल छापते हैं और बताते हैं ये बड़ा ये कम हुआ। याद आ रहा है सबको?
बच्चों याद है, अगर देखें थोड़ा सा बता देंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, मेरे लिए पढ़ाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आप लोग जब भी ऑडिट फाइल में एक डॉक्यूमेंट भरते हैं प्लानिंग फेज पे, जिसपे आप ये नाम लिखते हैं प्रिलिमिनरी एनालिटिकल रिव्यू। नाउ दैट डॉक्यूमेंट इज बेसिकली एट द प्लानिंग फेज। और ये प्लानिंग फेज पे क्यों डॉक्यूमेंट है? प्लानिंग फेज का डॉक्यूमेंट इसलिए बिकॉज इट विल हेल्प द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई एंड असेस। तो ये काम एंगेजमेंट टीम ने करा हुआ है और आपने उसके ऊपर कमेंट करना है। और मजे की बात यह है कि आप लोग भी कुछ इसी तरीके की रीजनिंग और कमेंट्स कर रहे होते हैं। तो अब हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हम कमेंट्स पढ़ते हैं। अब सेल्स के ऊपर वो क्या कह रहा है भाई, सेल्स के ऊपर क्या कह रहा है वो? सेल्स बढ़ी है हमारी 6.8 मिलियन से, और इंक्रीज इन परसेंटेज 9% है। इसके ऊपर कमेंट नंबर 1 दिया हुआ था, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। द इंक्रीज इन रेवेन्यू The increase in revenue is due to increase in sale of air condition by rupees 12.6 million because of the introduction of installment sales which are made at 10% above the normal price. The price is recovered in 12 equal monthly installment. मैं एक बार वापस रीड कर दूं। वो कह रहा है जो रेवेन्यू बढ़ा है आपका, कितने से बढ़ा है भाई? रेवेन्यू तो हमारा बढ़ा है 6.8 मिलियन से, लेकिन वो कह रहा है जो रेवेन्यू बढ़ा है आपका वो एयर कंडीशन की सेल की वजह से बढ़ा है। और वो कितने से बढ़ा है? 12.5 मिलियन से बढ़ा है। क्यों? बिकॉज हमने इस बार इंस्टॉलमेंट सेल्स का कॉन्सेप्ट लेकर आए, जिसकी वजह से हमें जो प्राइस मिली वो 10% अबव द नॉर्मल प्राइस मिली। द प्राइस इज रिकवर्ड इन 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। इट मीन्स जहां मैं पहले एक चीज 100 रुपए की देता था, अब वही चीज मैं कितने की बेच रहा हूँ? 110 रुपए की बेच रहा हूँ। क्यों बेच रहा हूँ? बिकॉज मुझे कितनी मंथली इंस्टॉलमेंट पे मिल रही है? 12 मंथली इंस्टॉलमेंट पे ये पैसा मिल रहा है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्लियर? हम सारे आते हैं। ये इस बंदे ने एक रीजनिंग करी है। अगर मैं आपके साथ सवाल वापस से पढ़ूं, द एंगेजमेंट मैनेजर ऑफ सलीम एंटरप्राइज लिमिटेड एसईएल इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस इंक्लूडिंग एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड बल्ब्स। देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। इसके कितने कितने सेगमेंट है मुझे जल्दी से बता दें। सवाल में कितने ऑपरेटिंग सेगमेंट लग रहे हैं आपको प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दें। सर मुझे कम से कम 5 सेगमेंट तो दिख रहे हैं। सर मुझे कम से कम 5 सेगमेंट तो दिख रहे हैं प्यारे बच्चों। नीचे रीजनिंग कितने लेवल की आ रही है? नीचे रीजनिंग किस सेगमेंट पे करी हुई है? सिर्फ और सिर्फ एयर कंडीशनर पे करिए। क्या ये इसने जो एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया ये सफिशिएंट है प्यारे बच्चों? क्या इसने एनालिटिकल जो करा है, इसके ऊपर कमेंट करना है। सवाल के रिकॉर्ड कमेंट ऑन द एनालिटिकल रिव्यू एंड स्पेसिफाई व्हिच एक्सप्लेनेशन इन द एनालिटिकल रिव्यू सीम्स अनरीजनेबल और इनकम्प्लीट। क्या ये इनकम्प्लीट लग रही है आपको प्यारे बच्चों? क्या ये इनकम्प्लीट लग रही है? तो मैं पहले जब मैं इसका आंसर ड्राफ्ट करने जाऊंगा, तो मैं इसका आंसर इस तरीके से ड्राफ्ट करूंगा। मैं इसको कहूंगा कि जी देखें, आपके कुछ 5 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं, आपके 5 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं। आपको जो एनालिटिकल रिव्यू करना चाहिए, आपको जो एनालिटिकल रिव्यू करना चाहिए था, वो इन 5 सेगमेंट्स का अलग करना चाहिए था। इन 5 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का अलग करना चाहिए था, बिकॉज इट विल हेल्प द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई। देखें, रेवेन्यू तो रेवेन्यू तो ग्रॉस लेवल पे बढ़ रहा है, रेवेन्यू ग्रॉस लेवल बढ़ रहा है। बट क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इलेक्ट्रिक लाइट्स और बल्ब्स के रेवेन्यू इस बार डिक्लाइन कर गए हो? जल्दी से बता दे मेरे प्यारे बच्चों। क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ओवरऑल रेवेन्यू तो मेरा बढ़ रहा है कंपनी का, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इलेक्ट्रिक लाइट एंड बल्ब का रेवेन्यू इस बार कम हुआ? ये हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रेफ्रिजरेटर का। तो अगर मुझे एक बात बताए, अगर इलेक्ट्रिक लाइट और बल्ब के या रेफ्रिजरेटर के रेवेन्यू कम हुए हैं, तो इससे क्या रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप? मैं सवाल को थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव कर रहा हूं। इससे क्या रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्यारे बच्चों? जल्दी से, छेती छेती। अगर मेरे 1-2 सेगमेंट्स के रेवेन्यू इस साल कम हुए प्यारे बच्चों, तो सर साफ सी बात है, मेरे पास पीपीई की इंपेयरमेंट का रिस्क आएगा, उसकी जो इन्वेंट्री पड़ी है उसकी इंपेयरमेंट का रिस्क आ जाएगा। नाउ दैट एनालिटिकल प्रोसीजर विल हेल्प द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई एंड, और इसकी असेसमेंट क्या होगी प्यारे बच्चों? इस रिस्क की असेसमेंट क्या होगी? इस रिस्क की असेसमेंट सिग्निफिकेंट रिस्क होगी। क्यों सिग्निफिकेंट रिस्क होगी? बिकॉज इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? इस रिस्क में प्यारे बच्चों, इन रिस्क में प्यारे बच्चों एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्लियर है प्यारे बच्चों यहाँ तक हम सारे? अच्छा जी।
तो पहली बात मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई आपकी जो रीजनिंग है वो इनकम्प्लीट है, आपका जो एनालिटिकल रिव्यू है वो इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? बिकॉज आपको पांचों सेगमेंट्स के एनालाइज करना होगा, किसमें रेवेन्यू कम हुआ है और किसमें रेवेन्यू आपका बढ़ा है। थोड़ा सा और आगे जाते हैं, नोट नंबर 2 में आते हैं। द इंक्रीज इज इन लाइन विद द इंक्रीज इन रेवेन्यू। द इंक्रीज इन इज इन लाइन विद द इंक्रीज इन रेवेन्यू। मैं अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स को देखूं तो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स 11% से इंक्रीज कर रहा है, और जो मेरे पास सेल्स है प्यारे बच्चों, वो 9% से इंक्रीज कर रही है। क्या ये सही रीजनिंग है? क्या ये सही रीजनिंग है प्यारे बच्चों? जल्दी छेती छेती। मेरा रेवेन्यू 9% से बढ़ा है, मेरी कॉस्ट कितने से बढ़नी चाहिए? अगर इन लाइन होता तो मेरी कॉस्ट भी 9% से बढ़नी चाहिए। तो मैं कहूंगा, इसने पूछा क्या आपसे? इसने पूछा है कि जी स्पेसिफाई अनरीजनेबल। मैं यहाँ पे कहूंगा दिस सीम्स टू बी unreasonable as the revenue has been increased by 9%, प्लस मुझे जो कॉस्ट ऑफ सेल्स का भी एनालिसिस करना होगा, प्यारे बच्चों, वो किस लेवल पे करना होगा? वो ऑपरेटिंग सेगमेंट लेवल पे जाके मुझे एनालिसिस को करना पड़ेगा। मुझे ऑपरेटिंग सेगमेंट पे जाके एनालिसिस को करना पड़ेगा, और उसका रीजन ये होगा ताकि मुझे पता चल सके कि जी कौन से ऐसे एरिया है जहाँ पे मेरी कॉस्ट इंक्रीज हुई है। बेहतरीन हो गया। फिर मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आता हूं तो मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस डिक्लाइन करें, मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस डिक्लाइन करें, और उसने रीजन ये लिख दिया नॉट मटेरियल। क्या ये एक्सेप्टेबल है आपके लिए? प्यारे बच्चों, क्या ये चीज एक्सेप्टेबल है आपके लिए कि वो कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में इतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया? सुनिएगा, नॉट मटेरियल का मतलब है क्योंकि चेंज मेरा सिग्निफिकेंट नहीं है, जो चेंज आया है वो मटेरियल नहीं है, इसलिए मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं। काम जरूर करूंगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर जरूर परफॉर्म करूंगा, लेकिन वो कह रहा है, मैं कहूंगा यार एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, भले ही चेंज मटेरियल नहीं है, लेकिन एक चीज मुझे कंसीडर करनी पड़ेगी कि मेरे एक्सपेंसेस इस बार डिक्लाइन करें। मेरे एक्सपेंसेस इस बार, अगर मेरे ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेट से अगर मेरा ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ रहा है, मेरे 5 सेगमेंट्स है, हाउ इट इज पॉसिबल कि मेरे एक्सपेंसेस डिक्लाइन कर रहे हैं? ऑडिट टीम को इसके ऊपर इसकी रीजनिंग डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी, इसका नेचर डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस क्यों डिक्लाइन हुआ है। अच्छा, मैं एक और चीज समझा दूं, ये सब आप सबने किया हुआ होगा, मैं आपको थोड़ा समझा दूं। क्या कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की रीजनिंग मैं इस लेवल पे जाके करता हूं? जल्दी से बता दें प्यारे बच्चों, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस मेरे पास क्या आ रहा होता है? मेरे पास नोट आ रहा होता है ना, पीछे एक हेडिंग आ रही होती है, मेरे पास पीएनएल में लिखा हुआ आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, लेट से 100 रुपए का। इस 100 रुपए का पीछे एक नोट जाता है ना प्यारे बच्चों, जिसमें आपके पास लिखा हुआ आ रहा होगा सबसे पहला पेरोल, सैलरीज एंड एक्सपेंसेस, फिर आपके पास रेंट लिखा हुआ आ रहा होगा, फिर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ आ रहा होगा, ऐसा ही है प्यारे बच्चों। फिर आपके पास इंश्योरेंस लिखा हुआ आ रहा होगा, फिर आपके पास यूटिलिटीज लिखा हुआ आ रहा होगा, फिर आपके पास कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह करवाई हुई है आपने, उसके चार्जेस आ रहे होंगे। या प्यारे बच्चों, रीजनिंग मुझे पता है, ये ग्रॉस लेवल पे होनी चाहिए या फिर लाइन आइटम पे होनी चाहिए? जल्दी बता दें प्यारे बच्चों, ये रीजनिंग ग्रॉस लेवल पे होनी चाहिए कि लाइन आइटम पे होनी चाहिए? प्यारे बच्चों, मैं अगली चीज यहाँ पे इसको ये कमेंट कर दूंगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की जो रीजनिंग है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज पहली चीज डिक्लाइन हुई है, सेकंड चीज ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? बिकॉज इसको नोट लेवल और लाइन लेवल पे आपने करना होगा। बच्चों, यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो ये बेसिक चीज है जो कि हम फॉर्म में कर रहे होते हैं, और आके इसके ऊपर सवाल पूछ रहा है। क्लियर है प्यारे बच्चों हम सारे यहाँ तक? अगेन अदर ऑपरेटिंग इनकम का आंसर भी एग्जैक्टली सेम रहेगा। अदर ऑपरेटिंग इनकम का भी आंसर एग्जैक्टली सेम रहेगा कि अदर ऑपरेटिंग इनकम के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं, उस लाइन आइटम पे जाके आपने रीजनिंग करनी होगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर मैं देखूं, अब ये मेरी बात सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट एक्सपेंस को अगर मैं देखूं तो मेरे पास बड़ा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस मेरा 19% इंक्रीज करा, और एंगेजमेंट टीम ने क्या बोल दिया? नॉट मटेरियल। अब ये इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल का आइटम है, इसका मतलब है बैलेंस शीट में कोई ना कोई लोन आ रहा होगा। अगर मैं लोन को देखूं प्यारे बच्चों, क्या मेरे लोन इस बार कम हुए हैं? जल्दी बता दें प्यारे बच्चों, क्या मेरे लोन कम हुए इस बार?
बच्चों बैलेंस शीट सामने आ रही है ना, जवाब देते हैं, क्या मेरे लोन्स कम हुए इस बार? देखे लोन करंट एसेट में तो नहीं आता, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी में आ रहा होगा, कुछ दिख रहा है लोन आपको? सर ये लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी मेरा 40% से डिक्लाइन करा है, ये लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी मेरा 40% से डिक्लाइन करा है। क्या मेरी फाइनेंस कॉस्ट भी 40% से डिक्लाइन करी है? क्या मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस भी 40% से इंक्लाइन करा है, डिक्रीज करा है प्यारे बच्चों? क्या ये दो चीजें आपको समझ आ रही हैं? आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ रहा है, आपका लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज कम हो रहा है प्यारे बच्चों, और पिछले साल भी कोई बैंक से लोन नहीं आ रहा था। क्या ये इसने सही रीजनिंग करी है प्यारे बच्चों? क्या इसको जो इसने कहा है नॉट मटेरियल, क्या ये ठीक है? आप क्या कहेंगे? आप फौरन से कहेंगे कि भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस का एक प्लॉजिबल रिलेशनशिप होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस का एक प्लॉजिबल रिलेशनशिप होगा, और वो प्लॉजिबल रिलेशनशिप किसके साथ होता है प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें। इंटरेस्ट का प्लॉजिबल रिलेशनशिप किसके साथ होगा? वो आपके पास होगा लोन से। जो लोन है वो किसके साथ है? वो रिलेटेड पार्टी के साथ है। चूंकि रिलेटेड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, पहला फैक्ट आप ये देंगे। फिर आप उसको बताएंगे कि भाई समझने की कोशिश करें, जो मेरा लोन है वो इस साल डिक्लाइन कर रहा है और मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस इस साल बढ़ रहा है, तो ये जो एक है, ये जो फ्लक्चुएशन है, ये जो फ्लक्चुएशन है, इसकी अंडरस्टैंडिंग ऑडिटर ने लेनी होगी। ये मालूम करना होगा कि क्यों। देखिए इससे होगा क्या, इससे होगा ये, मैनेजमेंट आपको क्या बोलेगी? मैनेजमेंट आपको बोलेगी ड्यूरिंग द ईयर जो रिलेटेड पार्टी से लोन था उसने इंटरेस्ट को चेंज कर दिया, इंटरेस्ट रेट को चेंज कर दिया। भाई मैनेजमेंट यही बोलेगी ना, और क्या रीजन होगा? इंटरेस्ट रेट को क्या चेंज किया होगा प्यारे बच्चों, बताएं। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया होगा, ऐसा ही है बच्चों, यही होगा ना। मैनेजमेंट आपसे बोलेगी भाई आप कहोगे लोन कम हो रहा है इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो मैनेजमेंट कहेगी भाई रिलेटेड पार्टी से लोन लिया तो उससे 10% की जगह 20% चार्ज कर रहा है। प्यारे बच्चों आपको नहीं लगता कि ये आपका एक सिग्निफिकेंट रिस्क होगा, और आपको इस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको ये असेस करना पड़ेगा कि भाई रेट कैसे चेंज हो गया, क्यों चेंज हो गया, बोर्ड ने अप्रूवल किया, बोर्ड ने अप्रूवल लिया, या फिर बोर्ड से अप्रूवल नहीं लिया आपने, कहीं ये ट्रांजेक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस तो नहीं है। प्यारे बच्चों यहां तक बातें समझ आ रही हैं आपके? बच्चों ये बड़ी आसान चीज थी, क्लियर है? जवाब दे दे। जबरदस्त हो गया प्यारे बच्चों, जबरदस्त हो गया। इसी तरीके से अच्छा, लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी का भी एक नोट लिखा हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको भी पढ़ लेते हैं, सही है, ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए हमसे। द कंपनी हैज कन्वर्टेड, क्या लिखा हुआ है? द कंपनी हैज कन्वर्टेड द लोन फ्रॉम द रिलेटेड पार्टी इनटू इक्विटी एंड इश्यूड द शेयर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 32 मिलियन। ये जो 32 मिलियन से लोन डिक्रीज हुआ है आपका, ये आपने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। यार तो सिंपल सी बात है, जब आपने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया तो अब आपको इंटरेस्ट तो चार्ज नहीं करना पड़ेगा। जब इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे बढ़ गया? यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पास टैक्सेशन अगर मैं देखूं, प्यारे बच्चों टैक्सेशन का प्लॉजिबल रिलेशनशिप किसके साथ होता है? टैक्सेशन का प्लॉजिबल रिलेशनशिप किसके साथ होता है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी छेती छेती। सर सिंपल सी बात है, प्रॉफिट, अरे यार प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ होगा। टैक्सेशन का प्लॉजिबल रिलेशनशिप प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ होगा। तो अगर मैं देखूं, पिछले साल मेरा टैक्स एक्सपेंस 1.8 मिलियन का था, मेरा प्रॉफिट था। इस बार मैं लॉस में हूं, इस बार मैं लॉस में हूं, और उसके बावजूद मेरा टैक्स एक्सपेंस ज्यादा आ रहा है। मैं देख लेता हूं भाई नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट नंबर 4 पे आ जाता हूं मैं पॉइंट 2 भी पढ़ चुका हूं। The matter has been discussed with our tax team who would give its view shortly। क्या ये sufficient reasoning करी हुई है प्यारे बच्चों इसने? आप सिंपल सी बात बोलेंगे, लास्ट ईयर आपके पास प्रॉफिट था तो आपका टैक्स एक्सपेंस 1.6 मिलियन था। इस साल आपके पास लॉस है और आपका टैक्स एक्सपेंस कुछ 3.6 मिलियन के करीब आ चुका है। क्या ये प्लॉजिबल रिलेशनशिप है? क्या ये आपको रीजनेबल लग रहा है प्यारे बच्चों?
देखे ना, 6.7 मिलियन का प्रॉफिट था तो 1.8 मिलियन का टैक्स था। अब 10 मिलियन का लॉस आ रहा है और आपका टैक्स एक्सपेंस और बढ़ रहा है। टैक्स एक्सपेंस थोड़ी बढ़ना चाहिए था आपका। और जो नीचे रीजनिंग लगी हुई है, क्या वो आपको सफिशिएंट लग रही है प्यारे बच्चों? जबरदस्त प्यारे बच्चों, जबरदस्त। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। पीपी की अगर बात करूं तो पीपी में वो कहता है, नोट नंबर 5, द डिक्रीज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आपका डिक्लाइन कर रहा है। द डिक्रीज इज ड्यू टू द डिस्पोजल ऑफ एसिड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ एयर कंडीशनर्स डिवीजन। Disposal of asset of service department of air condition division. The service department was outsourced last year. सर्विस डिपार्टमेंट को आपने पिछले साल आउटसोर्स किया था और वो कह रहा है डिक्रीज इसलिए हुआ है बिकॉज आपने एसेट्स को डिस्पोज कर दिया है। एयर कंडीशनर के कुछ एसेट्स थे, एयर कंडीशनर डिवीजन के कुछ एसेट्स थे जो कि एयर कंडीशन की सर्विसेज वगैरह में इन्वॉल्व होते थे, उनके एसेट्स को आपने डिस्पोज ऑफ किया है। अच्छा जी, अगर आपने उनके एसेट्स को डिस्पोज ऑफ किया है तो इस वजह से आपके एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इस बार थोड़े से क्या कर गए, डिक्लाइन कर गए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये रीजनिंग सफिशिएंट है। प्यारे बच्चों, जो रीजनिंग है ये सफिशिएंट है। बच्चों जल्दी छेदी छेदी क्या मिसिंग है? सबसे इंपॉर्टेंट हलार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले मैं कहूंगा भाई इसके अंदर इसने क्वांटिफाई नहीं किया, लेकिन अगर आप रिव्यू भी करेंगे पहला सवाल क्या होगा? अगर आप रिव्यू भी कराएंगे तो पहला सवाल क्या होगा? सबसे पहला सवाल होगा कि भाई ये जो इसके एसेट्स, इसकी अमाउंट कितनी थी, क्वांटिटी कितनी, मतलब क्वांटिफाई करना होगा इसकी अमाउंट कितनी थी। अगर अमाउंट ही 0.5 मिलियन है तो क्या ये रीजनिंग सही है? आपके एसेट्स डिक्लाइन कर रहे हैं 4.1 से, और आपने सेकंड चीज आपने ये भी लिखना पड़ेगा कि भाई इस साल एडिशंस कितनी हुई है वो भी तो बताएं, प्लस इस साल के डेप्रिसिएशन भी तो बताएं। ओवरऑल मुझे एक मूवमेंट बताएं ताकि मुझे पता चले कि आपके ओवरऑल रीजनिंग क्या है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे हम ओवरऑल रीजनिंग वैसे करते हैं किस तरीके से? हम कहते हैं ओपनिंग 195 आ रहा है, इस साल मैंने एडिशंस करी है 5 मिलियन की, डिस्पोजल किए हैं 2 मिलियन के, डेप्रिसिएशन चार्ज जो मेरा है लेट से वो 7 मिलियन का है, तो मेरे पास क्लोजिंग जो आ रहा है, क्लोजिंग जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो 190 मिलियन आ रहा है। इसने फिलहाल आपको कौन सी रीजनिंग करके दी है? इसने फिलहाल आपको रीजनिंग करके दी है किस चीज की, कि आपके एसिड डिक्लाइन हुए इतने से। प्यारे बच्चों, क्या इसके अंदर एडिशंस को कवर किया गया है? क्या इसके अंदर डेप्रिसिएशन को कवर किया गया है? इसके अंदर हमारे पास एक और चीज आती है इम्पेयरमेंट, क्या इसको कवर किया गया है? तो कभी भी ये सफिशिएंट रीजनिंग नहीं है। जब भी आप पार्टनर के सामने या अपने सीनियर के सामने इस तरह की चीजें पेश करेंगे तो वो पहली चीज समझ जाएगा, अच्छा जी एडिशंस क्या हुई है, फिर आप बताते हो एडिशंस यहाँ पे हुई है। डिस्पोजल क्या हुए, डिस्पोजल इतने हुए। डेप्रिसिएशन का पिछले साल का रेट कितना आ रहा था इफेक्टिव रेट, और इस साल डेप्रिसिएशन का इफेक्टिव रेट कितना आ रहा है, तो डेप्रिसिएशन सीम्स टू बी रीजनेबल। तो यार ये जो नए एसेट्स एक्वायर्ड किए इसको चेक कर लो कि ये फायदेमंद है कि नहीं है। जो एसेट डिस्पोज ऑफ किए गए, क्यों किए गए, उसको कंपेयर कर लो बाकी एसेट से कि कहीं इनको भी तो डिस्पोज ऑफ या इंपेयर करने की जरूरत तो नहीं है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? अगेन दैट एनालिटिकल प्रोसीजर इज नॉट सफिशिएंट प्यारे बच्चों। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। The increase in receivable is in line with the increase in sales. यहाँ पे रीजनिंग मुझे अपेरेंटली सही लग रही है कि मेरे रिसीबल कितने से बढ़े, मेरे रिसीबल 9% से बढ़े, और मेरे पास अगर ऊपर रेवेन्यू में देखूं तो वो भी कितने से बढ़ा है, वो भी 9% से बढ़ा है। तो वो कह रहा है ये दोनों आपस में रीजनेबल है कि जितने से मेरे रेवेन्यू इंक्रीज करा है इसलिए मेरा इस साल रिसीबल भी इंक्रीज कर गया है। ये मुझे सही लग रहा है, इसमें कोई मसला नहीं है। इन्वेंट्री बैलेंस की अगर तरफ जाऊं मैं, तो इन्वेंट्री बैलेंस मेरा 3% से इंक्रीज हुआ है। अगेन कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, और उसके ऊपर वो कह रहा है कि इन्वेंट्री बैलेंस इज इन लाइन विद द प्रायर। और जाहिर सी बात है जब आपने परचेजेस ज्यादा करी है, जब आपकी परचेजेस ज्यादा हो रही है, तो इन्वेंट्री भी आपके पास ईयर एंड पे ज्यादा ही आ रही होगी। अगेन मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इस पर भी कोई मसला नहीं है।
Last year provision includes provision for impairment in asset of service department. The remaining increase of 1.3 million is immaterial. Note number 9. हमारे पास क्या रह गया? हमारे पास इन्वेंट्री हो गया. नोट नंबर 8, शेयर कैपिटल. द कंपनी हैज कन्वर्टेड द लोन. इसकी रीजनिंग हमें समझ आ गई. हमारे पास लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, नोट नंबर 8 ये हम कर चुके थे. नोट नंबर 9 आपके पास है प्रोविजन का. और एक चीज इसके अंदर रह गई, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज. नोट नंबर 6. नोट नंबर 4. The matter has been discussed with our tax team who would give its views shortly. प्यारे बच्चों, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी. मुझे एक बात बताएं, अगर कंपनी के इस साल लॉसेस आ रहे हैं तो क्या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपका बढ़ना चाहिए, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपका कम होना चाहिए? बच्चों छेती छेती, अगर आपके इस साल लॉसेस आ रहे हैं, लॉसेस पे क्या आता है? चले असद सायरा, लॉसेस पे क्या आता है? जब मेरे पास लॉसेस होते हैं तो उसके ऊपर क्या आता है? लॉसेस के ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड होता है ना प्यारे बच्चों. टैक्सेबल लॉसेस की वजह से ऑब्वियसली टैक्सेबल लॉसेस होते हैं. लेकिन अगर मैं एक चीज कंसीडर करूं कि मेरे पास इस साल लॉसेस आए, तो मेरे पास तो डेफर्ड टैक्स एसेट आना चाहिए. जब मेरे पास डेफर्ड टैक्स एसेट आना चाहिए, प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब है मेरे पास जो पुरानी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है वो तो कम होनी चाहिए थी. इस बार तो मेरे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज और ज्यादा बढ़ रही है. प्लस डेफर्ड टैक्स के ऊपर आपकी टैक्स की टीम थोड़ी आपसे काम करती है. आप ऊपर टैक्स वाले टैक्स का जो सेक्शन होता है आपका, वो आपको IAS 12 के साथ डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करके थोड़ी देता है. भाई ये किसका काम है? ये तो तो करंट टैक्स के ऊपर आपको काम करके दे सकता है. डेफर्ड टैक्स उसकी एक्सपर्टीज थोड़ी है. डेफर्ड टैक्स में किसकी एक्सपर्टीज होती है? तो हम अकाउंटेंट, हम ऑडिटर की एक्सपर्टीज होती है. तो ये भी जो बच्चे, बात समझ आ रही है आपके कि अगर ऊपर लॉसेस आ रहे हैं तो आपके डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज बढ़नी नहीं चाहिए, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज कम होने चाहिए थे. बच्चों यहां तक बात समझ आती है? पॉइंट नंबर 9 पर मैं आऊं. प्रोविजंस लिखा हुआ है. प्रोविजंस पे नोट नंबर 9 पे कह रहा है, लास्ट ईयर प्रोविजन इंक्लूड्स द प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट इन द एसेट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट. द रिमेनिंग इंक्रीज ऑफ 1.3 मिलियन इज इमटेरियल. प्यारे बच्चों मुझे बताएं, इस साल भी कंपनी ने कुछ इम्पेयरमेंट करी है? बच्चों ये वाला पॉइंट किससे कनेक्टेड है? ये वाला पॉइंट प्रोविजन से कनेक्टेड है? कोई मसला लग रहा है इसमें आपको? प्यारे बच्चों कोई मसला लग रहा है इसमें? जल्दी छेती छेती. ये प्रोविजन है, नोट नंबर 9 से रेफर कर रहा है. नोट नंबर 9 ये रहा आपके पास. बच्चों कोई मसला है? जल्दी छेती छेती. समझने की कोशिश करिएगा. कह रहा है प्रोविजंस के अंदर क्या इंक्लूड है? प्रोविजन के अंदर इंपेयरमेंट इंक्लूड है. और लास्ट ईयर आपने इंपेयरमेंट करी थी, लास्ट ईयर आपने इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करी थी इस पे. इस साल भी इंपेयरमेंट इंक्रीज हुई है. कितने से? 1.3 मिलियन से. तो अगर इस बार भी 1.3 मिलियन से इंपेयरमेंट हुई तो ये बैलेंस तो और बढ़ना चाहिए था आपका. ये बैलेंस उसके बावजूद कम हो रहा है. इसका मतलब है कुछ और प्रोविजंस ऐसे हैं, कुछ प्रोविजंस ऐसे होंगे जिसको मैनेजमेंट ने शायद कम रिकॉर्ड किया होगा. बच्चों ये बात समझ आई जो मैं आपसे कर रहा हूँ? बच्चों ये बात आपके समझ आई जो मैं आपसे कर रहा हूँ? इसको समझने की कोशिश करिएगा. वो क्या कह रहे हैं? पिछले साल प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट था,
इस साल भी 1.3 मिलियन से जो इसके अलावा इंक्रीज हुआ है 1.3 मिलियन से, वो इमटेरियल है। पिछले साल अगर एक इम्पेयरमेंट है तो आपके लिए तो इसमें रीजनिंग जरूरी है कि भाई इस साल उसकी नेचर क्या है, इस बार मजीद इम्पेयरमेंट की जरूरत है कि नहीं है, और अगेन इस प्रोविजन का ब्रेकअप क्या है, इस प्रोविजन के अंदर कौन कौन से प्रोविजन शामिल है। आपने उस लाइन आइटम पे आके रीजनिंग करनी होगी, रादर देन कि आप ओवरऑल प्रोविजन से कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल का बैलेंस 100 है, इस साल का बैलेंस भी 100 है, कोई मसला है? जल्दी बताए प्यारे बच्चों। 2020 2021 पिछले का बैलेंस भी 100 रुपए, इस साल का भी 100 रुपए, कोई मसला? कोई मसला नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं इस 100 रुपए के अंदर, इस 100 रुपए के अंदर 80 रुपए प्रोविजन फॉर वारंटी है और 20 रुपए इंपेयरमेंट है, और इस 100 के अंदर प्रोविजन फॉर वारंटी 95 है और 5 रुपए इंपेयरमेंट के हैं, और 5 रुपए इंपेयरमेंट क्योंकि बिकॉज इस साल मैंने इंपेयरमेंट को रिवर्स कर दिया है। प्यारे बच्चों जब तक अब आप मुझे बताएं, अब आपको कोई मसला लग रहा है? आपको कोई मसला है प्यारे बच्चों? अब आप फौरन से कहेंगे भाई चले सही है, प्रोविजन फॉर वारंटी तो इंक्रीज हो रहा है, सेल्स बढ़ रही है, ये क्या मजाक लगा के रखा हुआ है कि इंपेयरमेंट आपने कम कर दिया? तो इसमें आपकी दो चीज होंगी प्यारे बच्चों। पहली चीज, ये नोट लेवल पे है, ये हमेशा याद रखिएगा, इसको नोट लेवल पे होगा, प्लस प्रोविजन एक सिग्निफिकेंट रिस्क है, चाहे उसका इंक्रीज या डिक्रीज मटेरियल हो या ना हो, इसके ऊपर आपने एक स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना होता है। प्यारे बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है हमें? तो ये हमारे पास सवाल था प्यारे बच्चों। जब भी आपके पास एनालिटिकल प्रोसीजर का जब भी कोई सवाल आए, जब भी कोई सवाल है, आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो सवाल प्लानिंग फेज का है कि परफॉर्मेंस फेज का है। आई कैप ने आज तक परफॉर्मेंस फेज से सवाल नहीं पूछा है, आई कैप ने आज तक परफॉर्मेंस फेज से सवाल नहीं पूछा। एक टेक्निक हमेशा याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सुन ले, इसकी ड्राफ्टिंग टेक्निक समझने की कोशिश करें। इसकी थोड़ी सी ड्राफ्टिंग टेक्निक प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करें। जब भी सवाल आएगा ना एनालिटिकल प्रोसीजर का, तो वो एनालिटिकल प्रोसीजर पहली चीज आपको ये कहेगा, मुझे ऑडिट रिस्क बताएं। इसकी ड्राफ्टिंग हम सबको पता है ना प्यारे बच्चों? क्या इसकी ड्राफ्टिंग हम सबको पता है? ये तो हम कर चुके हैं यार, हमने रिस्क के सवाल में करी है प्यारे बच्चों, ये चीज है, ये तो हम रिस्क के सवालों में कर चुके हैं, ऐसा ही है ना? तो ऑडिट रिस्क होगा तो फॉर एग्जाम्पल, मैं इसकी एग्जाम्पल आपके नीचे कोट कर दूं। फॉर एग्जाम्पल 2020 2021 पीपी 100 रुपए, 21 में पीपी 150 रुपए, रेवेन्यू 1000 रुपए, इस साल रेवेन्यू 600 रुपए। कोई रिस्क है? यूजिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर कोई रिस्क है प्यारे बच्चों? जल्दी छेती छेती प्यारे बच्चों, क्या कोई रिस्क है? जल्दी छेती छेती बता दें, इस सवाल को सामने रखे, कोई रिस्क है? जवाब दें जल्दी। सर साफ सी बात है, आपका आपकी पीपी की इंपेयरमेंट के ऊपर रिस्क है। कि ये कैसा मजाक है कि पीपी में पैसा लगाए जा रहे हो, पैसा लगाए जा रहे हो, लेकिन पैसा तो कमा नहीं रहे, रेवेन्यू तो कम हो रहा है। मैं आगे एक और चीज लिख देता हूँ, मैं रिसीवेबल भी लिख देता हूँ। जब 1000 रुपए के रेवेन्यू थे तो 200 रुपए के रिसीवेबल थे, अब 600 रुपए के रेवेन्यू हो गए और रिसीवेबल 400 रुपए के हो गए। प्यारे बच्चों कोई रिस्क है? जल्दी छेती छेती कोई रिस्क है? आपने कहा भाई आपका रिसीवेबल इम्पेयर, तो इसकी ड्राफ्टिंग तो हमें पता है ना, इसकी ड्राफ्टिंग हम ये कहते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा मेरा रिसीवेबल टर्नओवर डेज 60 डेज से 160 डेज पे इंक्रीज कर गया, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क कि मेरे अकाउंट रिसीवेबल इम्पेयर्ड हो चुके हैं और मैनेजमेंट ने इम्पेयरमेंट एडिक्वेट नहीं की। क्यों? बिकॉज एजम्पशंस रीजनेबल नहीं होंगी। डन हो गया प्यारे बच्चों? यहाँ तक समझ आती है बात? इस ये हमें आता है, ठीक है। अगर वो कभी आपसे कह दे
किस चीज का कहते हैं? कमेंट करें। और कमेंट क्या करना है? कमेंट ये करना है कि एंगेजमेंट टीम ने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया है। और अगर अब आपने कमेंट करना है प्यारे बच्चों, तो कमेंट करने के लिए देखिए उसने आधी पौनी कहानी लिखी होगी। आपके लिए बाइबल क्या होगा? आपके लिए बाइबल ये होगा, आपने अपने आंसर में कौन से वर्ड यूज करना है? आपने अपने आंसर में प्लॉजिबल रिलेशनशिप का वर्ड यूज भी करना है और उसको डेमोन्स्ट्रेट भी करना है। क्या यहां तक बात समझ आती है? क्या ये बात समझ आती है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने सवाल पेश करूं, तो मैंने यहाँ पे मैंने कहा कि भाई टैक्सेशन का एक प्लॉजिबल रिलेशनशिप है लॉसेस के साथ। टैक्सेशन का एक प्लॉजिबल रिलेशनशिप है लॉसेस के साथ, तो या प्रॉफिट के साथ। इस बार अगर मेरे प्रॉफिट कम हुए, इवन मैं लॉस में हो गया हूं, तो मेरे टैक्स एक्सपेंस भी कम होने चाहिए थे। यहाँ तो मेरे पास टैक्स लॉस ज्यादा आ रहा है। इसी तरीके से जो नीचे डेफर टैक्स लायबिलिटीज मेरे पास आ रही है, जो नीचे डेफर टैक्स लायबिलिटीज आ रही है, वो बढ़ रही है। ऑल्दो इसका एक प्लॉजिबल रिलेशनशिप है लॉसेस के साथ, कि अगर मेरे लॉसेस होते हैं तो नॉर्मली डेफर टैक्स एसेट आना चाहिए, तो मेरी तो डेफर टैक्स लायबिलिटी कम होनी चाहिए थी। क्या ये बात समझ आ रही है? इन वर्ड्स को यूज भी करना है और डेमोन्स्ट्रेट भी करना है। क्या ये बात समझ आती है प्यारे बच्चों? दूसरी टेक्निक हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, रीजनिंग हमेशा कौन से लेवल पे होती है प्यारे बच्चों? नोट लेवल पे। रेवेन्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमेशा एक ही आता है पेज। पीएनएल में भी सेल्स लिखा हुआ होगा, सब नोट कोई आ नहीं रहा होता। लेकिन अगर रेवेन्यू में 5-6 सेगमेंट्स इन्वॉल्व है, तो फिर रेवेन्यू की रीजनिंग किस लेवल पे होनी चाहिए प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दें, रेवेन्यू की रीजनिंग किस लेवल पे होनी चाहिए? ऑपरेटिंग सेगमेंट्स पे। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये जो नोट लेवल वाली बात है, इसकी मैं आपको एग्जाम्पल दूं। इसने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस डिक्लाइन कर रहे हैं, और चूंकि डिक्लाइन इमटेरियल है, इसलिए मैंने इसको इग्नोर करा, मैंने इसके ऊपर कोई रीजनिंग नहीं करी। आपने फौरन से पकड़ना है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को आप ग्रॉस लेवल पे क्यों देख रहे हैं? आपने किस लेवल पे देखना होगा? आपने उसको नोट लेवल पे देखना होगा, और आपने उसकी रीजनिंग तब भी करनी होगी। रीजनिंग में एक चीज आती है कि इस अकाउंट बैलेंस की नेचर क्या है, और इसमें जो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज आया है, इसका इसका रीजन क्या है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अगर कुछ कीवर्ड्स है मेरे प्यारे बच्चों, और हम सबको पता है कीवर्ड्स क्या है: प्रोविजन, रिलेटेड पार्टी, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, एस्टिमेट्स। सही है? जब भी ये कीवर्ड, मतलब ये कीवर्ड्स का क्या मतलब है? ये कीवर्ड्स का मतलब है कि कौन से रिस्क है, ये कौन से रिस्क है? ये आइजा 315 के हिसाब से सिग्निफिकेंट रिस्क है। जब भी कोई ऐसा लाइन आइटम होगा, चाहे उसके अंदर डिफरेंस मटेरियल हो या इमटेरियल, उसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, उसकी रीजनिंग आपको लाजमी करनी होगी प्यारे बच्चों। यहां तक बात समझ आती है हमें? बच्चों क्लियर हो कुछ यहाँ पे? तो ये वो काम है जो कि आप फर्म लेवल पे कर रहे होते हैं प्यारे बच्चों, और आई कैप उसको कभी कभी एग्जामिन कर लेता है। अगेन अगर आप आइजा देखेंगे तो आइजा में कुछ नहीं मिलेगा आपको। आइजा में सिर्फ उतना कहता है प्लानिंग फेज पे एनालिटिकल प्रोसेस को यूज करो। कैसे यूज करो, ये हमें और आप माशाल्लाह फर्म में सीख रहे होते हैं, तो फर्म में इस तरीके से चीजें हो रही होती है। डन हो गया प्यारे बच्चों? अगर आप जवाब दे देंगे तो मेहरबानी होगी प्यारे बच्चों। क्लियर हो मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ तक बात समझ आती है? तो ये डॉक्यूमेंट, ये तो अब देखें, ये जो इस तरीके का सवाल था, ये जो हमने आज सवाल देखा, ये सवाल प्योरली एनालिटिकल प्रोसीजर पे आया था, और एक अच्छा सवाल आया था, और कुछ चीजें हमने इससे सीख ली कि यार अगर पेपर में आएगा, आपने देखें कभी भी सवाल में कंक्लूड नहीं करिए गलत है। आपने सिर्फ और सिर्फ उसको क्या करना है प्यारे बच्चों? आपने सिर्फ और सिर्फ उसको कॉन्सेप्ट डिलीवर करना है। सजिया देखें, जो ऑडिट फर्म में नहीं होते, आपको मैं एक मजे की बात बताता हूँ, जो ऑडिट फर्म में है भी लड़के, वो भी इस तरीके से रीजनिंग नहीं कर रहे होते। सही है? तो आप और वो सब बराबर है। तो इसके लिए फायदा क्या? इसके लिए फायदा ये कि अगर मैंने ये सेशन आपके साथ रखा है, और अगर मैंने इस चीज के अंदर ये चीजें कवर करा दी हैं आपको, आपके फॉर्म में जितना भी बच्चा है, वो कभी भी इस तरीके से ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करता, कभी भी इन चीजों को कंसिडर करके ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करता। तो सारे तितर बतेरे हैं अभी, सारे बराबर है। ठीक है? तो हम जो ये सेशन रखते हैं, और सेशन में जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं कोशिश करता हूँ उससे आपको कुछ सिखा दूं, ताकि सबके लिए फायदा हो जाए। तो जो आज आपने सीखा, बाकियों ने भी उतना ही सीखा हुआ है। वो लोग ना आपसे ज्यादा बहुत अच्छे, हाँ,
कुछ बच्चे हैं जो कि ऑब्वियसली जीनियस होते हैं, उनको सीखने का शौक होता है, उनको फर्म की गाइड्स वगैरह देख रहे होते हैं, मैनेजर पार्टनर से डिस्कस कर रहे होते हैं। तो उनको 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 तो आप किसी भी चीज में कंपेयर नहीं कर सकते ना। वो अगर इवन अगर आप टैक्स में है और वो बंदा ऑडिट फर्म में है, तो वो टैक्स को भी अगर इंपॉर्टेंस देता है, या टैक्स की करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में इंपॉर्टेंस जाता है, और फिर की चीजों को देख रहा होता है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपसे ज्यादा होगी। तो वो तो एक सेल्फ लर्निंग है, वो कभी भी सबकी बराबर नहीं हो सकती। लेकिन ये जो मैंने आपको बात समझाई है, ये क्लियर है? मतलब ये तो हमें पता है ना यार कि टैक्स का डेफर्ड टैक्स से लिंक्ड होता है, टैक्स का प्रॉफिट से लिंक्ड होता है। मतलब ये तो वो चीजें जो कि चीजें बिल्कुल एक कॉन्सेप्चुअल चीजें है ना। ये क्लियर है हमें? अगर मैं आपसे कह रहा हूँ रिलेटेड पार्टी का वर्ड यूज हो रहा है तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये आपको भी पता है कि रिलेटेड पार्टी में सिग्निफिकेंट रिस्क होता है, ये उनको भी पता है रिलेटेड पार्टी में सिग्निफिकेंट रिस्क होता है। डन हो गया? तो जो इतना कुछ लिखा है प्यारे बच्चों यहाँ पे, इसी इसलिए लिखा है ताकि हम सब बराबर आ जाए। हम क्यों पढ़ रहे हैं ये टॉपिक, हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये एनालिटिकल प्रोसीजर का अगर वर्ड यूज हुआ है, तो ये एनालिटिकल प्रोसीजर आइजा 520 में लिखा हुआ है। 520 में वो कहता है 3 फेज में यूज होता है, प्लानिंग, परफॉर्मेंस, कंक्लूडिंग। हम प्लानिंग से रिस्क वाला सवाल आता है, हमने इसकी भी प्रैक्टिस करी हुई है। अगर वो कमेंट करने के लिए कह दे तो हमने वो भी कर लिया। परफॉर्मेंस फेज पे चीजें इस तरीके से होती है, तभी मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे भी ओवरव्यू दे दिया कि परफॉर्मेंस फेज में हम इस तरीके से यूज करते हैं। क्लियर हो प्यारे बच्चों यहाँ तक? तो जो इतना कुछ लिखता हूँ वो तभी लिखता हूँ ताकि सारे बच्चे एटलीस्ट एट दी एंड मेरी क्लास में बराबर आ जाए। बच्चे सवाल आप लोगों ने घर से ट्राई किया था? मैं आयजा की रीडिंग पर भी गाइड कर दूंगा, बेफिक्र। डन हो गया प्यारे बच्चों? कोशिश करें, कल भी हमारी क्लास है। अच्छा, सारा कोशिश करें कि जो जो हैंड आउट हम क्लास से पहले ग्रुप में शेयर कर रहे हैं वो खुद से एक बार अटेम्प्ट करके आए, ताकि पता चले, आपकी एक असेसमेंट हो कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और कोशिश ये करनी है, कल भी हमारी क्लास है, कल के लिए भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, मैं इंशाल्लाह आज रात उसको अपलोड करवा दूंगा। तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चन लाजमी घर से रीड करके भी आना है और अटेम्प्ट करके भी आना है। और जब रीड और अटेम्प्ट करेंगे, फिर जब मेरे साथ बैठ के हम उसको डिस्कस करेंगे और ड्राफ्ट करेंगे, तो प्यारे बच्चों डेली बेसिस पे हमारी हमारी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हो रही है। तो ये काम हमने साथ साथ करते रहेंगे। डन हो गया प्यारे बच्चों? अपना बेहद ख्याल रखिएगा। कोई सवाल हो मुझसे पूछ सकते हैं। सवाल कराऊंगा असद, क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये प्रैक्टिस सेशन चलता रहेगा हमारा दिसंबर तक। चलिए जी बच्चों, बेहद ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।